ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि लगातार आप कूटनीतिक मामलों पर पैनी नजर रखते हैं। मुझे जरा समझाइए, तमाम दर्शकों को समझाइए कि इसका असर आगे कैसे देखेंगे अब। देखिए, इसका असर चाइनीज एप्लीकेशन पर डेटा प्रोटेक्शन के लिहाज से नजर इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि चीन डेटा सर्विलेंस कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि इसके अंदर जो चाइनीज फोन थे उनके अंदर ये सारे एप्लीकेशन चलते हैं और उसके अंदर जो लोकेशन डेटा है, डेटा प्राइवेसी के इश्यूज हैं और डेटा सर्विलेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं। ये काफी समय से इनको लेकर समस्याएं उठ रही थी, बहुत सारे सवाल लोगों की तरफ से उठाए जा रहे थे और चूंकि भारत में ये लगातार जो इंटरनेट नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे काम चल रहा है और चूंकि डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी भी है यही है, उसके मद्देनजर ये एक महत्वपूर्ण कदम इसलिए है कि भारतीयों का डेटा भारत में रहे और कोई भी दूसरा देश उसका भेजा इस्तेमाल न कर पाए, उस लिहाज से। दूसरी चीज ये है महत्वपूर्ण कि इस डेटा पे, भारतीयों के डेटा का इस्तेमाल करके उसका कमर्शियलाइजेशन अगर चाइना की कंपनियां कर रही हैं, चीन अगर उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो एक तरीके से उन्हें ये मैसेज देने की भी कोशिश है। और साथ ही ये एप्लीकेशन जो है, ये देखने में छोटा कदम लग सकता है आदर्श, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन काफी ज्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि इसी डेटा, इन्हीं एप्लीकेशन के सहारे जो रेवेन्यू मॉडल है उसको भी मजबूत करने की कोशिश होती है चाइनीज कंपनियों के माध्यम से। और ऐसे में भारत यदि किसी देश का एप्लीकेशन को बैन करता है तो भारत बहुत बड़ा मोबाइल फोन यूजर है और ऐसे में अगर बहुत बड़ा बेस कम होता है तो इन कंपनियों की सेहत पर भी, इन कंपनियों के रेवेन्यू पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। जी आदर्श। जी प्रणय, आप रहे हमारे साथ। रक्षित सिंह भी जुड़े हुए हमारे साथ। रक्षित, बड़ा कदम उठाया है सरकार ने, बहुत बड़ा फैसला है ये, कैसे देखें इसको? बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप देखिए कि लिस्ट की सबसे पहले बात कर लें। टिकटॉक, शेयरइट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, बैडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, ये वो तमाम टॉप एप्स हैं चाइनीज कंपनीज के जिनका भारत में बहुत बड़ा बोलबाला है। और इसमें अगर हम टिकटॉक की खास तौर पर बात कर लें तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो उसका क्लाइंटेल है, जो उसको डाउनलोड करने वाले लोग हैं, जो उसके यूजर्स हैं, वो हिंदुस्तान में ही है। तो एक तरीके से इसको माना जा सकता है कि चाइना का जो एप्लीकेशन मार्केट है उसके अंदर जितनी की उसकी पहुंच थी और उसमें सबसे बड़ा जो रास्ता था वो हिंदुस्तान ही था, क्योंकि हिंदुस्तान का यूजर बेस जो स्मार्टफोन्स का है वो इतना बड़ा है। तो उसी तरीके से इन तमाम एप्स के साथ में, चाहे वो टिकटॉक हो, यूसी ब्राउजर हो, कुल मिलाकर 59 एप्स एप्लीकेशंस को जो है वो ब्लैकलिस्ट एक तरीके से कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यही कही गई है कि लगातार CERT इनको, यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की, उसको लगातार इस तरीके का फीडबैक मिल रहा था कि ये वो तमाम एप्लीकेशंस हैं जिनके साथ में डेटा प्राइवेसी को लेकर सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो रिप्रेजेंटेशंस में मिला था। इसके अलावा डेटा ब्रीच की जो बात थी वो लगातार सामने आ रही थी। तो इसीलिए अब सरकार ने देश की अखंडता को, सोवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए और अपने जो नागरिक हैं उनका जो सुरक्षा है, डेटा सुरक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया है। लेकिन बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि चाइनीज ऐप को शायद नजरअंदाज करना भारत के लिए बेहद मुश्किल होगा, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया है। 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को जो डीलिस्ट किया है, एक तरीके से ब्लैकलिस्ट किया है, तो बहुत बड़ा कदम है। और नाम आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि टिकटॉक हो, यूसी ब्राउजर हो या फिर जो शेयरइट है, शेयरइट को आप और हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि फाइल ट्रांसफर करने में शेयरइट शायद ही कोई ऐसा मोबाइल होगा जिसमें ना होता हो। टिकटॉक बड़े पैमाने पर लोगों के मोबाइल में डाउनलोडेड है। तो बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। और इसके लिए जो बेस बना है वो वही बना है। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने अपनी तरफ से ये इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो सरकार के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ साझा की हैं कि इन एप्लीकेशंस के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों की जो डेटा सुरक्षा है उसमें सेंधमारी की आशंका है या कुछ एप्लीकेशंस डेटा चुराने की भी बात हो सकती है। तो चाइना के ऊपर बहुत बड़ा हमला है और इसको कहा जा सकता है कि एक तरीके से डिजिटल बैकबोन जो है चाइना की, उसको तोड़ने की भारत की तरफ से एक ये बहुत बड़ी मुहिम के तौर पर सामने निकल कर आई है। जी आदर्श। जी रक्षित, आप रहे हमारे साथ। प्रणय भी लगातार बने हुए हैं। प्रणय, मुझे एक बात बताइए, पहले फैसला लिया जाता है कि जो 4G से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको नहीं आने देंगे देश में, एक उसके बाद अब ये एक बहुत बड़ा फैसला हो गया। और जिस तरह से रक्षित कह रहे हैं, डिजिटल बैकबोन तोड़ने की जो कोशिश है, संदेश जो हम चाइना को देना चाह रहे हैं वो बड़ा क्लियर है, लेकिन क्या वो समझ पाएगा इसको या अभी भी वो अपनी हिकड़ी में ही रहेगा? क्या लगता है प्रणय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। रक्षित के पास चलेंगे एक बार। प्रणय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
ये चैनल बंद कर। सुन पा रहा हूँ आपको, आदर्श बताएं। प्रणय भाई, ये जानना चाह रहा हूं, पहले फैसला लिया गया कि जो 4G इंस्ट्रूमेंट्स चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिनको हम अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रोकेंगे। उसके बाद अब ये एक बड़ा फैसला, कोशिश हो रही है चाइना को कड़े संदेश देने की, लेकिन चाइना क्या इन तमाम फैसलों पर एक तो कैसे रिएक्ट करेगा, दूसरा सबसे बड़ी बात, जो बातचीत की बात हो रही है उसके बीच में इससे हम और दबाव बना पाएंगे चाइना पर उस तरह का कि वो हमारी बात माने? देखिए, निश्चित रूप से ये तमाम दबाव बनाने की कोशिशें तो हैं ही आदर्श। इसके साथ साथ ये भी कोशिश है कि चीन को ये भी पता चले कि अगर वो भारत के साथ संबंधों को खराब करता है, अगर वो आक्रामक तेवर अपनाता है, तो उसकी कीमत क्या है, और चीन को उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर भारत और चीन के बीच में करीब करीब $100 बिलियन का ट्रेड है, और इस 100 बिलियन का बाजार, ऐसे में जबकि चीन की अर्थव्यवस्था भी मंदी के दौर की तरफ जा रही है, ऐसे में कोरोना संकट के दौर में चीन की भी अर्थव्यवस्था के लिए समस्याएं हैं, अगर वो भारत का बाजार खोने के लिए तैयार है तो चीन को यह कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो इस तरीके की आक्रामकता बरकरार रखता है तो, लेकिन क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं, और यही एक संदेश देने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां तक इन एप्लीकेशन का सवाल है आदर्श, इसके अंदर यह भी ध्यान रखना होगा कि चाइनीज सर्वेलेंस स्टेट को लेके दुनिया के कई मुल्कों के अंदर सवाल उठ रहे हैं। चाहे चाइना के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं उनको लेके सवाल हो, इसके अलावा जो चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनको लेके सवाल हो, इसके अलावा जो चाइनीज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इक्विपमेंट हैं, बाकायदा भारत सरकार में भी इस चीज को लेके जो स्टडीज हुई थी उसमें कई जगह यह पाया गया कि बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर वो बग्ड थे, और चूंकि बाद में उसका स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ये तय किया गया कि ये इक्विपमेंट भारत में नहीं आएंगे, उसके बाद वो चीजें बंद की गई। तो ऐसे में जबकि चाइना जो आपका इंडस्ट्रियल बेस है, आपका टेलीकॉम मार्केट है, उसको इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, उसके बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, एक सर्वेलेंस स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है, और साथ में जो भारतीयों का डेटा है उसको भारत में रखने की बजाय चीन के अंदर उसे बेस कर रहा है, जहां पे चीनी एजेंसियां जो हैं, चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी और चीन की सरकार तो उसे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन भारतीयों के डेटा पे, उस डेटा पे ना एक्सेस भारत सरकार को है, ना भारत की किसी एजेंसी को है। तो इस लिहाज से चीन को इस एडवांटेज से जो है महरूम किया गया है कि चीन इसका एडवांटेज ना उठा सके, और उसी कड़ी के अंदर ये जो 59 एप्लीकेशन है इन्हें बैन किया गया है। जी, आप रहे हमारे साथ, प्रणय आप बने रहे। प्रांजल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जिस पूरे मामले पर एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। प्रांजल, मुझे एक बात बताइए, इस बड़े फैसले को किस तरीके से देखें? 59 ऐप ब्लॉक कर दिए गए हैं, मतलब प्रतिबंधित कर दिए गए हैं देश में जो चाइनीज ऐप्स हैं। ये बहुत बड़ा कदम है और ये बहुत आवश्यक कदम भी है, क्योंकि इसके बिना हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। आप देखिए, चीन अपना बाजार, डिजिटल बाजार तो बंद रखता है। कोई भी अमेरिकी जो ऐप है, जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, वो चीन में अलाउड नहीं है। लेकिन जो ओपन सोसाइटीज हैं, जो खुली सोसाइटीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, वहां पर वो अपने ऐप भेजकर उनमें एक तरह से सेंध डालता है। तो जो सरकार ने ये जो कदम लिया है, देर से बेशक किया हो, लेकिन सही कदम है और बहुत आवश्यक कदम है। जी, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय भी जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं, और दुनिया भर की अगर बात करें, चीन के ऊपर डाटा प्राइवेसी को लेकर हमेशा शक जताया गया है। ऐसे में यह कदम जो उठाया गया है तो उसके मल्टीपल रीजंस होंगे प्रांजल। जी देखिए, जो ऐप है, न केवल ऐप लेकिन हार्डवेयर भी जो चीन से आता है, इसलिए 5G और हुआवे की बात चल रही है, उससे ये लोगों का डेटा निकाल के अपने पास रखते हैं। और अगर आप देखें, चीनी समाज ऐसा है, इतनी तरह से संकुचित है, खुलापन एकदम नहीं है, तो वहां की सरकार ही सब कुछ है, तो अपने लोगों का भी डेटा पूरा अपनी तरफ पास रखते हैं, सर्वेलेंस करते हैं कि हर नागरिक क्या कर रहा है उस पर नजर रखते हैं। उसी तरह से चीनी ऐप को लेकर भारतीय नागरिक जो कर रहे हैं उसकी जानकारी भी रखते हैं। और आप ध्यान रखिए, ये जो जानकारी है न केवल नागरिकों की है, इसमें अफसर भी शामिल होंगे, अफसरों के बच्चे शामिल होंगे, जो बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां हैं उनके जो प्रोफेशनल्स हैं वो शामिल हैं। इस तरह से न जाने कितनी जानकारी वो फोन के जरिए निकाल सकते हैं अपने फायदे के लिए। देखिए, जिस तरह से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, चीन जो डिजिटली अपने आप को अलग अलग तरीकों से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में उसकी जो डिजिटल बैकबोन है उस पर एक कड़ा प्रहार भारत सरकार ने किया है। कैसे देखें मार्केट वाइज इसको प्रांजल, कि मार्केट के हिसाब से चीन को कितना बड़ा धक्का लगेगा इससे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए, चीनी जो कंपनियां हैं वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे किस तरह का कदम उठाएं। और ये जो है ये भी जरूर झटका होगा। आपने ये भी कुछ खबरें देखी होंगी कि कोई चीनी कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपना सामान जो है
साउथ ईस्ट एशिया भेज देती है, वियतनाम भेज देती है, फिलीपीन, सिंगापुर भेज देती है और वहां पर लेबल चेंज करके भारत में बेचती हैं। इस तरह के जो ऐप हैं उन पर भी रोक लगने से इनको झटका लगेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ओपन मार्केट है डिजिटल दुनिया में। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। प्रांजल, आप रहे हमारे साथ, आप रहे, मैं आपके पास आऊंगा। प्रणय भी हमारे साथ जुड़े। प्रणय, एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ही है ये चाइना के लिए, क्योंकि चाइना लगातार कोशिश ये करता रहा है कि हम पेनिट्रेट करें अंदर तक, और ऐसे में अब सारे रास्ते डिजिटली जो हम सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है वो बंद कर दिए गए। देखिए आदर्श, न केवल ये पेनिट्रेशन का सवाल है, ये बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल है। अगर भारत और चीन के कारोबार को अगर आप देखें, भारत बहुत लंबे समय से ये इस मामले को उठा रहा है कि कारोबार घाटा कम होना चाहिए। इस तराजू के अंदर घाटे का जो पलड़ा है वो भारत की तरफ करीब करीब $83 बिलियन, यानी ये जो है $83 अरब का जो घाटा है वो भारत झेल रहा है इस कारोबार के अंदर। वो भारत लगातार ये कह रहा है कि ये बैलेंस होना चाहिए, ये बराबरी का रिश्ता अगर है तो इसके अंदर बराबरी का लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। भारत के एप्लीकेशन चीन के अंदर काम नहीं करते हैं, भारत के एप्लीकेशन चीन जो है अपने यहाँ पे भारत की कंपनियों को ज्यादा दखल देता नहीं है, भारत की फार्मा कंपनियों को अपने यहाँ दखल देता नहीं है, जबकि चीन जो है भारत के अंदर नियमों का लाभ उठाते हुए, नियमों का गलियारा देखते हुए भारत के अंदर प्रोडक्ट्स की डंपिंग कर रहा है, सस्ता माल यहाँ पे डाल रहा है। तो इसके मद्देनजर ये सारी जो चीजें हैं ये चीन को एक तरीके से सबक देने की भी कोशिश है, चीन को ये बताने की कोशिश है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है जिसका जिक्र प्रांजल भी कर रहे थे और जैसा मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो भारतीयों के डेटा का प्रोटेक्शन करे। ऐसे में जबकि मोबाइल फोन्स के थ्रू जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो यूजर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके अंदर मोबाइल फोन, आपका स्मार्टफोन एक तरीके से आपकी पूरी चलती फिरती पूरी जानकारी आपके बारे में सब कुछ आपका स्मार्टफोन जानता है। बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया है, आपका जो स्मार्टफोन है वो सब कुछ जानता है आपके बारे में। रक्षित, मैं आपको मिला रहा हूं उस चर्चा में। प्रांजल ने एक बड़ी बात कही कि केवल सॉफ्टवेयर नहीं, जो हार्डवेयर है उन इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर भी तमाम सवाल उठते रहे। वो भी एक बड़ा मार्केट है भारत में। रक्षित, तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, उन तक चलने की कोशिश करेंगे। प्रांजल, मुझे एक बात बताइए, एक जो आम मोबाइल यूजर है उसको क्या करना होगा अब? आवाज नहीं जा रही। देखिए, आम मोबाइल यूजर जो ग्राहक है उसको अब अपने नए विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। और देखिए, भारत का खुला बाजार है, अगर मांग रहेगी तो भारतीय जो डेवलपर्स हैं वो उस तरह के नए प्रोडक्ट और ऐप निकाल लेंगे। अब देखिए, भारत में ये खासियत ये है कि जब देख लिया कि एक तरह का प्रोडक्ट कैसा है, किस तरह के फीचर्स हैं, उसको अपनी तरह से बनाने में कोई देरी नहीं होगी। इसलिए ऐसा नहीं कि भारतीय ग्राहक को बहुत खास नुकसान होगा। प्रांजल, एक बात और बताइए, एक बार और बताइए, ये जो मोबाइल ऐप्स, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, ये जो 59 मोबाइल ऐप्स हैं, ये जिसके भी मोबाइल फोन में है, क्या उसको डिलीट करना होगा या अपने आप वो ब्लॉक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा? कैसे होगा आगे का प्रोसेस पूरा? फोन तो मिलवाओ। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो नए यूजर हैं जिनको ये रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना बाजार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये ऐप भारत में उपलब्ध नहीं होंगे तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जिनके फोन में पहले से है, अभी ये सरकार ने नहीं कहा है कि डिलीट करें, लेकिन इसके जो अपडेट आते हैं वो अपडेट नहीं होंगे। लेकिन ग्राहक अपनी तौर से ये कर सकते हैं कि अब वो अपने फोन से इन ऐप को डिलीट करना शुरू कर दें। और ये ध्यान रखें कि अगर ये डिलीट नहीं करेंगे तो उन्हीं को नुकसान होगा, उन्हीं के डेटा होगा, उन्हीं का डेटा चोरी होगा। न केवल डेटा, इसमें वायरस भी आ सकता है। अगर मान लिया कल को चीन इस कदम से गुस्सा हो जाता है तो इसी ऐप के जरिए आपके फोन में वायरस भी डाल सकता है। जी, ये बड़ा अहम पॉइंट आप उठा रहे हैं। मैं प्रणय का रुख करूंगा। प्रणय, बड़ा सवाल यह है, जिस तरह से प्रांजल डर जता रहे हैं और पहले भी साइबर हमले को लेकर कई बार इस तरह के इनपुट्स आते रहे हैं कि चाइना की तरफ से साइबर हमला हो सकता है, क्या इन्हीं ऐप्स को लेकर ऐसा कुछ होगा? देखिए, केवल ऐप्स को लेके नहीं है, लेकिन ये बात सवाल जरूर है आदर्श। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिनों पहले ये एक प्रणय, मैं आ रहा हूं आपके पास, बीच में आपको रोक रहा हूं। और इन ऐप्स को लेकर, ये जो 59 ऐप्स अब रोके गए हैं, प्रतिबंधित किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से चाइना को सबक सिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए, उनको लेकर एबीपी न्यूज लगातार अपनी रिपोर्ट्स के जरिए खुलासा करता रहा है। और इंद्रजीत, हमारे संवाददाता, लगातार अपनी रिपोर्ट्स के जरिए बताते रहे कि इन ऐप्स के जरिए क्या क्या होता है। खुद इंद्रजीत जुड़ गए हमारे साथ। इंद्रजीत, 59 ऐप्स जो शक के दायरे में थे और अब उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये बहुत बेहतर कदम है, क्योंकि एप्लीकेशन फोन में क्या करता है ये आपको समझना होगा। हमने अपनी जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनमें कई बार ये बातें बताई हैं
कि एप्लीकेशन जो भी होता है वो हमारे मोबाइल हैंडसेट को एक्सेस करता है, वो हमारे मोबाइल में जो भी जानकारियां हैं उसको एक्सेस करता है। ये एप्लीकेशन क्या कर रहे थे, इनके सारे सर्वर बीजिंग में थे, इनके सारे सर्वर चीन की तमाम अलग अलग शहरों में थे। तो यानी कि हर हिंदुस्तानी का डेटा पहले चाइना के सर्वर पे जाता था, और चाइना के सर्वर का कंट्रोल किसके पास है, वहां की कंपनियों के पास है। वहां की कंपनियां वहां के इंटेलिजेंस एक्ट से कवर्ड हैं, जिसमें वो बाध्य हैं कि वो हर जानकारी चीन की सरकार को देंगी। तो क्या हो रहा था कि हमारे मुल्क के हर नागरिक की जानकारी, वो हर नागरिक जिसने अपने मोबाइल फोन में चीनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, उसकी जानकारी चाइना जा रही थी, और चाइना इसे अपने इकोनॉमिक पर्पज के लिए, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज के लिए और तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल। ये सिर्फ एप्स या सॉफ्टवेयर के लिए है या हार्डवेयर के लिए भी ऐसा ही कुछ उनकी तरफ से स्ट्रैटेजी बनाई गई है? जो हार्डवेयर हम इंडियंस यूज करते हैं, हमारे देश में जो लोग हार्डवेयर यूज करते हैं, हार्डवेयर में भी है। जी, एक टर्म होता है बैकडोर एंट्री। ये इसलिए रखा जाता है ताकि वो कंपनी रिमोटली दूर से बैठ के आपके फोन को सर्विस दे पाए। लेकिन चीन क्या करता है, चीन बैकडोर एंट्री के सारे जो कोड हैं वो अपने पास रखता है, और ये यूजर को जानकारी नहीं होती है। वो जब चाहे, अगर हम मान लीजिए चीन के किसी हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीन के हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास कोई चीनी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन अगर हमारा हार्डवेयर चाइना का है और उसकी बैकडोर एंट्री चाइना के पास है, तो कभी भी वो हमारे फोन में इंटर कर सकता है, हमारे फोन से सारी जानकारियां ले सकता है। यानी सर्वर और उस हार्डवेयर के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी बन चुकी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर नुकसानदायक है, हार्डवेयर भी उतना ही नुकसानदायक है जितना सॉफ्टवेयर नुकसानदायक है। सॉफ्टवेयर उन सारी डिवाइसेस के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो चाइना में बनी है, हिंदुस्तान में बनी है या दुनिया के किसी भी मुल्क में बनी है। लेकिन अगर चाइना का सॉफ्टवेयर है तो उसका एक्सेस चीनी सर्वर के पास रहेगा। लेकिन अगर हार्डवेयर ही चाइना का है तो उसमें ये जरूरत नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर के जरिए वो कनेक्टिविटी बनाए, वो सीधे बैकडोर एंट्री के प्रोसेस के जरिए वो उस हार्डवेयर की या उससे जुड़े हुए तमाम डेटा की या उस यूजर की सारी जानकारी वो सर्वर अपने पास ले सकता है। जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं इंद्रजीत। प्रणय भी लगातार बने हुए। प्रणय, मुझे एक बात बताइए, एप्स को लेकर यानी कि सॉफ्टवेयर को लेकर जिस तरह से इंद्रजीत भी बता रहे हैं, प्रांजल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे, उस पर तो ये बड़ा फैसला और चाइना को सबक सिखाने वाला फैसला किया गया है। लेकिन क्या हार्डवेयर को लेकर भी कुछ चर्चा चल रही है? क्योंकि हार्डवेयर पर भी उतना ही डाउट है और खुद सरकार पहले अपने फैसलों में जता चुकी है। देखिए, हार्डवेयर को लेकर लगातार कोशिशें चलती रही हैं, खासतौर पर सेंसिटिव क्षेत्र के अंदर। ऐसे बहुत सारे मोबाइल ब्रांड्स हैं जो कि भारतीय सेना में या जो सुरक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लैपटॉप ब्रांड हैं जो चाइनीज मूल के हैं, इनका इस्तेमाल जो है जो फौजी हैं वो नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो की जा रही थी। इसके अलावा चूंकि बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर स्ट्रिंजेंट एप्लीकेशंस की गई हैं कि ये चीजें नहीं की जा सकती। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ब्लैंकेट किसी कंट्री बेस्ड बैन नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि WTO के अंदर आप सिग्नेटरी हैं, इसलिए कंट्री स्पेसिफिक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप जो है सोर्स ऑफ ओरिजिन रिलेटेड या ऐसी कई चीजें जो सिक्योरिटी के आधार पर, क्योंकि सॉवरेन कंट्री अपने सिक्योरिटी के आधार पर बहुत सारी चीजों को प्रतिबंधित कर सकता है, सेक्टर स्पेसिफिक प्रतिबंधित। जी प्रणय, बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप सब बने रहिए, आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बहुत बड़ी खबर है, भारत ने चाइना के कमर तोड़ने वाला फैसला किया है, कम से कम सबक सिखाने वाला फैसला।